नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपके चैप्टर नंबर 5 कक्षा 12th का, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो दोस्तों, चाहे वो आपका जेईई मेन का एग्जाम हो, जेईई एडवांस्ड का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, अक्सर इस चैप्टर में से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और वो थ्योरी से संबंधित रहे हैं। तो इस वीडियो के एंड तक हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को लाइन बाई लाइन, एक एक लाइन इसकी हम याद कर लेंगे, बिल्कुल डिक टू डिक इसकी लाइन याद कर लेंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि वीडियो खत्म होते होते आप इस पूरे चैप्टर को याद कर पाएंगे। केवल हमारे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको जो आपकी एनसीईआरटी है लाइन बाय लाइन पढ़नी है, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के एंड तक हम पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसकी भूमिका को पढ़ते हैं। आपसे बोला गया है कि पृष्ठ रसायन सतह या अंतरपृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं से संबंधित क्षेत्र है। अंतरपृष्ठ या सतह को स्थूल प्रावस्थाओं से अलग दर्शाने के लिए एक हाइफन या स्लैश का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक ठोस एवं गैस के बीच अंतरपृष्ठ को ठोस गैस या ठोस ऑब्लिक गैस द्वारा दर्शाया जाता है। पूर्ण मिश्रणीयता के कारण गैसों के मध्य कोई अंतरपृष्ठ नहीं होता। पृष्ठ रसायन में हम जिन स्थूल प्रावस्थाओं के संपर्क में आते हैं वे शुद्ध यौगिक या विलयन हो सकते हैं। अंतरपृष्ठ की मोटाई बहुधा कुछ अणुओं तक सीमित रहती है, परंतु इसका क्षेत्रफल स्थूल प्रावस्थाओं के कणों के आकार पर निर्भर करता है। बहुत सी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण परिघटनाएं जैसे कि संसारण, इलेक्ट्रोड प्रक्रम, विषमांगी उत्प्रेरण, विलीनीकरण एवं क्रिस्टलीकरण अंतरपृष्ठ पर परिलक्षित होती हैं। पृष्ठ रसायन का विषय उद्योग, विश्लेषण कार्य एवं आपके दैनिक जीवन की परिस्थितियों में कई अनुप्रयोग पाता है। तो आगे पढ़ते हैं हम कि पृष्ठ अध्ययनों को सतर्कता पूर्वक निष्पादित करने हेतु पृष्ठ का वस्तुतः स्वच्छ होना अति आवश्यक है। 10⁻⁻8 से 10⁻9 पास्कल कोटि के अति उच्च निर्वात में आजकल धातुओं के अत्यधिक स्वच्छ पृष्ठ प्राप्त करना संभव है। ऐसी स्वच्छ सतह वाले ठोस पदार्थों को निर्वात में ही भंडारित करना चाहिए, अन्यथा उनका पृष्ठ वायु के प्रमुख अवयवों अर्थात डाई नाइट्रोजन एवं डाई ऑक्सीजन के अणुओं से आच्छादित हो जाएगा। इसी कक्ष में आप कॉलाइड पढ़ेंगे, एमल्सन पढ़ेंगे तथा जेल सहित पृष्ठ रसायन की कुछ महत्वपूर्ण विशिष्टताओं जैसे कि अधिशोषण, उत्प्रेरण और कॉलाइडों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे हमने देख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले पढ़ते हैं आपकी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि किसी ठोस के पृष्ठ की प्रवृत्ति संपर्क में आने वाली प्रावस्था के अणुओं को आकर्षित करने पर धारित करने की होती हैं। ये अणु केवल पृष्ठ पर ही रहते हैं एवं स्थूल में गहराई पर नहीं जाते। अणु की स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। तो अधिशोषण क्या होता है, देखिए ये पूरी डेफिनेशन आपको दे रखी है। आगे बोला गया है कि आपके अणु के स्पीशीज या पदार्थ जो कि पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है अधिशोष्य कहलाता है, एवं पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। तो अधिशोषक क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है हम समझ चुके हैं। अधिशोषण निश्चित रूप से पृष्ठीय परिघटनाएं, विशेष रूप से बारीक चूर्ण अवस्था में ठोस जो अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल के होते हैं, जैसे चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, मिट्टी, कोलाइड, सूक्ष्मवाजित धातु इत्यादि अच्छे अवशोषक का कार्य करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम कि क्रिया विधियों में अधिशोषण क्या होता है। आपको बोला गया है कि यदि चूर्णित चारकोल वाले बंद पात्र में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO, Cl2, अमोनिया या SO2 जैसी गैसें ली जाएं तो ऐसा देखा जाता है कि पात्र में गैस का दाब घट जाता है। गैस के अणु चारकोल की सतह पर सांद्रित हो जाते हैं, अर्थात गैस इन सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि एक कार्बनिक रंजक जैसे कि मेथिलीन ब्लू के विलयन में जब जान तब चारकोल मिलाकर विलयन को अच्छी प्रकार से लाया जाता है तो निस्यंद छनेत्र रंगहीन हो जाता है, क्योंकि रंजक के अणु चारकोल की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, अर्थात अधिशोषित हो जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि अपरिष्कृत शर्करा के जलीय विलयन को जब जान तब चारकोल की परतों पर से प्रवाहित किया जाता है तो ये रंगहीन हो जाता है, क्योंकि रंगीन पदार्थ चारकोल द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं। सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है, क्योंकि जल के अणु जेल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके अधिशोषण के एग्जाम्पल हैं। तो उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ठोस पृष्ठ गैस या द्रव के अणुओं को अधिशोषण के कारण बांधे रखती है। किसी अधिशोषित पदार्थ को उस पृष्ठ पर से हटाना जिस पर वह अधिशोषित है विशोषण कहलाता है। यानी कि अधिशोषण की जो रिवर्स प्रोसेस है वो विशोषण कहलाती है। आप आगे बोला गया है कि अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद, अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण में अंतर क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। आगे आपके सामने की अधिशोषण में पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है एवं अधिशोषक की सतह से स्थूल में प्रवेश नहीं करता, जबकि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है।
उदाहरण के लिए जब एक चाक को स्याही में डुबोया जाता है तो चाक की सतह रंजक अणुओं के अधिशोषण के कारण स्याही का रंग धारण कर लेती है। केवल स्याही का विलायक अवशोषण के कारण चाक में अंदर तक चला जाता है। चाक को तोड़ने पर ये अंदर से सफेद निकलती है। जल वाष्प का उदाहरण लेकर अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद किया जा सकता है। जल वाष्प शुष्क कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित होती है, जबकि सिलिका जेल द्वारा अधिशोषित होती है। दूसरे शब्दों में अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता केवल अधिशोषक की पृष्ठ पर बढ़ती है, जबकि अवशोषण में सांद्रता ठोस के संपूर्ण स्थूल में एक समान रहती है। यानी कि अधिशोषण में केवल क्या रहेगी, पृष्ठ पर रहेगी, और अवशोषण में क्या हो जाता है, पूरे के पूरे ठोस में जो सांद्रता होती है वो फैल जाती है। आगे बोला गया है कि अधिशोषण एवं अवशोषण साथ साथ में भी हो सकते हैं। दोनों प्रक्रम को समझाने के लिए शोषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। शोषण, जब अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों एक साथ हो तो उसको बोला जाता है शोषण। याद करेंगे इस लाइन को आप। आगे कहा गया है कि अधिशोषण की क्रियाविधि क्या होती है, इसकी क्रियाविधि चलिए। अधिशोषण की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि अधिशोषक के पृष्ठीय कण वैसे वातावरण में नहीं होते हैं जिसमें स्थूल के अंदर के कण होते हैं। अधिशोषक के अंदर के कणों पर लगने वाले सभी बल आपस में संतुलित होते हैं, परंतु पृष्ठीय कण सभी दिशाओं में अपनी प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से घिरे नहीं होते, अतः उन पर संतुलित या अधिशेष आकर्षण बल होते हैं। अधिशोषण के ये बल अधिशोषक कणों को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक दिए गए ताप एवं दाब पर अधिशोषण की सीमा अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ती है। आपको कहा गया है कि क्या करेंगे, आप द्रव्यमान का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की सीमा है जो बढ़ेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो अधिशोषण की विशेषता चित्रित करता है वह अधिशोषण को ऊष्मा। अधिशोषण पृष्ठ के देखिए अधिशोषक की ऊष्मा कैसे है, देखिए अधिशोषण होने पर पृष्ठ के अपशिष्ट बलों में सदैव कमी आती है, अर्थात पृष्ठ ऊर्जा में कमी आती है जो कि ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। अधिशोषण सदा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। दूसरे शब्दों में अधिशोषण का डेल्टा एच हमेशा ऋणात्मक होता है। इस लाइन को आप याद करेंगे। यहाँ से जेईई मेन 2020 में प्रश्न आ चुका है कि अधिशोषण कैसा प्रक्रम होता है। जब एक गैस अधिशोषित होती है तो इसके अणुओं का संचलन मूवमेंट सीमित हो जाता है। इससे अधिशोषण के पश्चात गैस की एंट्रोपी घट जाती है, अर्थात डेल्टा एच ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका नीट 2020 में प्रश्न आया था कि जो आपका अधिशोषण होता है उसके अंदर जो आपकी जो एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। इस प्रकार अधिशोषण होने पर निकाय की एंथैल्पी एवं एंट्रोपी घटती है। किसी प्रक्रम के स्वतः परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा गति की आवश्यकता यह है कि स्थिर ताप एवं दाब पर डेल्टा जी ऋणात्मक होना चाहिए। तो जो आपकी गिब्स ऊर्जा होती है वो नेगेटिव होगी जब भी कोई प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होगा, तो अधिशोषण में ये होता है, अर्थात गिब्स ऊर्जा में कमी होनी चाहिए। समीकरण डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के आधार पर डेल्टा जी तभी ऋणात्मक हो सकता है जब डेल्टा एच का मान क्या पर्याप्त ऋणात्मक हो। ये भी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के नेगेटिव बना देगा, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस का मान धनात्मक कहते हैं। अधिशोषण प्रक्रम में जो कि स्वतः प्रवर्तित होता है दोनों गुणकों का संयोजन डेल्टा जी को ऋणात्मक बनाता है। जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता है डेल्टा एच कम ऋणात्मक होता जाता है एवं अंत में डेल्टा एच टी डेल्टा एस के तुल्य हो जाता है एवं डेल्टा जी का मान शून्य हो जाता है। इस अवस्था पर साम्य स्थापित हो जाता है। तो ये हमने अधिशोषण की क्रियाविधि पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। यदि किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस का संचयन दुर्बल बॉन्डर्स बलों के कारण होता है तो अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजॉर्फोसेशन कहते हैं। जब गैस के अणु या परमाणु ठोस पृष्ठ पर रासायनिक बंधों से जुड़ते हैं तो अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण या फिर रसोपशोषण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्फोशन कहलाता है। रासायनिक बंध प्रकृति में सहसंयोजक या आयनिक हो सकते हैं। रसोपशोषण में उच्च सक्रियण ऊर्जा सम्मिलित होती है, अतः इसे सामान्यतः सक्रियत अधिशोषण संदर्भित किया जाता है। कभी कभी ये दोनों प्रक्रम साथ साथ होते हैं एवं अधिशोषण का प्रकार निश्चित करना आसान नहीं होता। निम्न ताप पर होने वाला भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर रसोपशोषण में बदल जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए डाई हाइड्रोजन पहले निकेल की सतह पर वैन डर वाल्स बलों के द्वारा अधिशोषित होती है, तत्पश्चात हाइड्रोजन के अणु परमाणुओं में वियोजित हो जाते हैं जो कि रसोपशोषण द्वारा निकेल की सतह पर बंधे होते हैं। दोनों प्रकार के अधिशोषण के कुछ प्रमुख अभिलक्षण नीचे वर्णित किए जा रहे हैं। तो भौतिक अधिशोषण के मेन अभिलक्षण जो मेन क्वालिटीज हम पढ़ते हैं, विशिष्टता की कमी। एक अधिशोषक की दी गई सतह किसी विशिष्ट गैस के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दर्शाती, क्योंकि वैन डर वाल्स बल व्यापक होते हैं।
सेकंड है अधिशोष्य की प्रकृति। किसी ठोस द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः सरलता पूर्वक द्रवणीय गैस है, यानी कि उच्च क्रांतिक तापों वाली आसानी से अवशोषित हो जाती हैं, क्योंकि वान डेर वाल्स बल क्रांतिक तापों के निकट अधिक प्रबल होते हैं। इसलिए 1 ग्राम सक्रियत चारकोल पर मेथेन क्रांतिक ताप 190 केल्विन की अपेक्षा अधिक सल्फर डाइऑक्साइड क्रांतिक ताप 630 केल्विन को अधिशोषित करता है, जो कि 4.5 ml डाई हाइड्रोजन क्रांतिक ताप से भी अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके एक बार नीट में प्रश्न आया था कि आपको 4 गैसें दे रखी थी और उनके क्रांतिक ताप दे रखे थे और आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी गैस, मतलब गैसों का जो अधिशोषित होने का बढ़ता हुआ प्रक्रम होगा वो कौन सा होगा। तो आपको बताना था क्रांतिक ताप के आधार पर। तो आपको बोला गया कि जितना अधिक क्रांतिक ताप होगा वो आसानी से क्या हो जाएगी, आपकी अधिशोषित हो जाएगी। आगे बोला गया उत्क्रमणीय प्रकृति। गैस का ठोस पर अधिशोषण सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, अतः ठोस प्लस गैस इक्वल टू गैस ठोस प्लस ऊर्जा। दाब बढ़ाने पर अधिक गैस अधिशोषित होती है, क्योंकि इससे गैस का आयतन कम होता है। इसको बोला जाता है लासतोली का सिद्धांत। उसका आधार पर आप इसको समझ सकते हैं और दाब घटाकर गैस को निकाला जा सकता है। अधिशोषण प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होने के कारण भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर सहजता से होता है और ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। ये आप याद रखेंगे। आगे आपका पॉइंट वो है कि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषण का परिमाण अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अतः महीन चूर्णित धातु एवं संरंध्र पदार्थ जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है अच्छे अधिशोषक होते हैं। 5वां है आपके अधिशोषण की एंथैल्पी। निस्संदेह भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु अधिशोषण की एंथैल्पी अत्यधिक कम 20 से 40 किलोजूल प्रति मोल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसीय अणुओं एवं ठोस सतह के मध्य आकर्षण केवल दुर्बल वान डेर वाल्स बलों के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अधिशोषण, जिसको बोला जाता है रसोपशोषण के अभिलक्षण। पहला है उच्च विशिष्टता। रसोपशोषण अति विशिष्ट होता है। ये केवल तभी होता है जब अधिशोषक एवं अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बनने की कोई संभावना हो। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन धातुओं पर ऑक्साइड बनने के कारण अधिशोषित होती है एवं हाइड्रोजन का संकवन धातुओं द्वारा अवशोषण हाइड्राइड बनने के कारण होता है। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड बनने के कारण उनका क्या होता है, अधिशोषण होता है। सेकंड है आपके वो अनुत्क्रमणीयता, यानी कि जो रिवर्सिबलनेस इसमें नहीं होती है। रसोपशोषण में यौगिक बनने के कारण इसकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। रसोपशोषण भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु उच्च सक्रिय ऊर्जा होने के कारण निम्न तापों पर यह बहुत ही धीमा होता है। अधिकांश रासायनिक परिवर्तनों के समान अधिशोषण ताप बढ़ाने पर प्रायः बढ़ता है। निम्न ताप पर गैस का भौतिक अधिशोषण उच्च ताप पर रसोपशोषण में बदल जाता है। साधारणतया उच्च दाब भी रसोपशोषण के लिए सहायक होता है। तीसरा बोला गया आपको वह पृष्ठीय क्षेत्रफल। भौतिक अधिशोषण के समान रसोपशोषण भी अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। चौथा है अधिशोषण की एंथैल्पी। रसोपशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है, 80 से 240 किलोजूल प्रति मोल होती है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंध का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये है आपके भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण की तुलना। इस सारणी को आप याद करेंगे, जो गुण हमने पूरे के पूरे ऊपर पढ़े हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं और यहाँ से कई बार आपके जो नीट का एग्जाम है और जो जेईई मेन है और यहाँ तक कि जेईई एडवांस में भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस सारणी से अक्सर जो आपके सक्रिय ऊर्जा होती है और ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इससे अक्सर प्रश्न आते रहे हैं। तो आप इसको एक बार याद करेंगे, बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी। जो अधिशोषण के ग्राफ खींचे जाते हैं किस प्रकार से खींचे जाते हैं। अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। देखिए दाब और जो आपके जो गैस की मात्रा है अधिशोषित होने वाली, उसके मध्य क्या किया जाता है, ग्राफ खींचा जाता है। तो ये वाला ग्राफ है। इसको किसने खींचा था, सबसे पहले फ्राइनलिक नाम के एक वैज्ञानिक ने खींचा था। उसने अपने नाम पर इसका नाम दे दिया। फ्राइनलिक ने 1909 में ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य एक प्रायोगिक संबंध दिया। संबंध को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उसने कहा था कि x/m क्या है यहाँ पर कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान कितना आपके जो गैस की मात्रा को अधिशोषित करता है, यानी कि प्रति किलोग्राम द्वारा अधिशोषित की जाने वाली गैस। और ये क्या है यहाँ पर आपके P क्या है आपके प्रेशर और K क्या है आपके एक नियतांक है x/m इक्वल टू Kp की पावर 1/n और n का मान क्या है 1 से बड़ा है। जहाँ x अधिशोषक के m द्रव्यमान द्वारा P दाब पर अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है, K एवं n स्थिरांक होते हैं जो किसी निश्चित ताप पर अधिशोषक एवं गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। संबंध को सामान्यतः एक वक्र के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसमें अधिशोषक के प्रति ग्राम द्वारा अधिशोषित गैस का द्रव्यमान दाब के विपरीत आलेखित किया जाता है। तो ये रहा देखिए। तो चित्र 5.5 ये वक्र इंगित करते हैं कि एक निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण घटता है।
देखिए आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण घटता है। ये वक्र उच्च दाब पर हमेशा संतृप्तता की ओर बढ़ते प्रतीत होते हैं, यानी कि ये वक्र आगे ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से चलेगा, ये इस प्रकार से चलेगा, इस प्रकार से चलेगा। समीकरण का क्या करेंगे आप, लॉग ले लेंगे, लघु गुणक। तो log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस 1 बाई एन log p, आप जानते हैं कैसे हुआ। तो इसके बाद में आगे बोला है कि फाइनलिक समतापी वक्र की वैतालिक को log x बाई एम को y अक्ष पर और log p को x अक्ष पर, देखिए इसको बोलेंगे y पर, इसको क्या करेंगे आप x पर। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो वाला समीकरण बन गया। तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा बन गई। तो और इसका जो खंड होता है वो क्या होता है, सी क्या है आपके log के। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपके एक ग्राफ बन गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो आपकी एक सरल रेखा का समीकरण होता है। और सरल रेखा ये रही आपके, कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ है, देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपके ग्राफ, ये इसकी ढाल है, ये इसका क्या अंतःखंड है। और यदि ये एक सीधी रेखा आती है तो फाइनलिक समतापी वक्र प्रमाणित होता है, अन्यथा चित्र 5.2 सीधी रेखा के ढाल को 1/n मान देता है। तो जिसका जो ढाल होता है वो क्या होता है, 1/n। y अक्ष पर अंतःखंड log k का मान देता है, ये क्या होता है आपके log k, देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या है c है आपके, और ये क्या है एम एक्स। फाइनली एक समतापी अधिशोषण के व्यवहार की सन्निकट व्याख्या करता है। गुणक 1/n का मान 0 एवं 1 के मध्य हो सकता है। देखिए अनुमानित सीमा 0.1 से 0.5, यानी कि 1/n का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम ही रहता है। अतः समीकरण 5.2 दाब के सीमित विस्तार तक ही लागू होते हैं, क्योंकि 1/n इक्वल टू 0 x/m स्थिरांक अधिशोषण दाब से स्वतंत्र है। जब 1/n इक्वल टू 1 और x/m इक्वल टू kp अर्थात x/m इनफाइनाइट टू p, अतः अधिशोषण में परिवर्तन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों ही प्रतिबंधों का प्रायोगिक परिमाणों से समर्थन होता है। प्रायोगिक समतापी सदैव उच्च दाब पर संतृप्तता की ओर अभिगमन करते प्रतीत होते हैं, इसे फाइनलिक समतापी से नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार यह उच्च दाब पर असफल हो जाता है। इसकी क्या कमी है, उच्च दाब पर यह सफल हो जाता है। आगे जो आपका टॉपिक है वह विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। ठोस विलयनों से भी घुले हुए पदार्थों का अधिशोषण कर सकते हैं। जब एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को चारकोल के साथ हिलाया जाता है तो अम्ल का एक अंश चारकोल के द्वारा अधिशोषित हो जाता है एवं विलयन में अम्ल की सांद्रता घट जाती है। इसी प्रकार से लिटमस का विलयन चारकोल के साथ मिलाने पर रंगहीन हो जाता है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम अभिकर्मक की उपस्थिति में अवक्षेपित किया जाता है तो ये नीला रंग ग्रहण कर लेता है। ये रंग मैग्नीशियम के अधिशोषण के कारण होता है। विलयन प्रावस्था से अधिशोषण में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किए जाते हैं। अधिशोषण की सीमा ताप के बढ़ने पर घटती है। अधिशोषण की सीमा अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ती है। अधिशोषण की सीमा विलयन में विलय की सांद्रता पर निर्भर करती है। अधिशोषण की सीमा अधिशोषण एवं अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करती है। विलयनों से अधिशोषण की परिशुद्ध क्रियाविधि ज्ञात नहीं है। फाइनलिक समीकरण विलयनों से अधिशोषण के व्यवहार का इस अंतर के साथ सन्निकट वर्णन करती है कि दाब के स्थान पर विलयन की सांद्रता पर विचार किया जा सकता है। तो उसमें क्या था, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n था। p की जगह वहां पर क्या था, प्रेशर, यहाँ पर ले लिया हमने c सांद्रता, x/m इक्वल टू k c की पावर 1/n। यहाँ c साम्य सांद्रता है अर्थात अधिशोषण पूर्ण होने पर सांद्रता। उपरोक्त समीकरण का क्या करेंगे आप, लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेंगे तो log x/m log k 1/n log c, इसका भी आप ग्राफ खींच सकते हैं। log x/m और log c के विपरीत आलेखित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि फाइनलिक समतापी के सत्यापन को दर्शाती है। इसको प्रायोगिक तौर पर एसिटिक अम्ल की विभिन्न सांद्रताओं के विलयन रेखा पर कहा जा सकता है। विलयनों के समान आयतन चारकोल की समान मात्राओं में अलग अलग फ्लास्कों में मिलाए जाते हैं। अधिशोषण के पश्चात प्रत्येक फ्लास्क में एसिटिक अम्ल की अंतिम सांद्रता ज्ञात की जाती है। प्रारंभिक एवं अंतिम सांद्रताओं में अंतर x का मान देता है। उपरोक्त समीकरण का उपयोग करते हुए फाइनलिक समतापी की सत्ता स्थापित की जा सकती है। तो आगे बोला गया है कि आपको अधिशोषण के अनुप्रयोग, दोस्तों यहाँ से अक्सर आपके जो एग्जाम्स हैं नीट में, जेई मेन में या फिर जेई एडवांस में अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे, तो आप इसको याद करेंगे। अधिशोषण का उपयोग पहला है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। अत्यधिक उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए निर्वात पंप द्वारा निर्वातित पात्र से लेस मात्र वायु चारकोल पर अधिशोषित करके निकाली जा सकती है। गैस मास्क में देखिए, गैस मास्क एक युक्ति जिसमें सक्रियत चारकोल या अधिशोषकों का मिश्रण होता है का उपयोग कोयले की कान में सांस लेते समय विषैली गैसों को अधिशोषित करने के लिए किया जाता है। आर्द्रता पर नियंत्रण, देखिए सिलिका जेल एवं एल्यूमिनियम जेल का उपयोग नमी को दूर करने एवं आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाना, जानतब चारकोल विलयनों की रंगीन अशुद्धियों को अधिशोषित कर रंग हटा देता है। विषमांगी उत्प्रेरक की ठोस सतह पर अभिक्रियकों का अधिशोषण अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है।
औद्योगिक महत्व की कई ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ठोस उत्प्रेरकों का होना आवश्यक है। अमोनिया के उत्पादन में लोहे का उत्प्रेरक की सतह का उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क प्रक्रम से उत्पादन एवं तेलों के हाइड्रोजनीकरण में सूक्ष्म विभाजित निकेल का उपयोग विषमांगी उत्प्रेरण के उत्कृष्ट उदाहरण है। छठाएं, अक्रिय गैसों का पृथक्करण। गैसों के चारकोल द्वारा अधिशोषण की मात्रा में भिन्नता होने के कारण मिश्रण में से अक्रिय गैसों को नारियल चारकोल पर विभिन्न तापों पर अधिशोषित करके पृथक किया जा सकता है। व्याधियों के उपचार में यानी कि रोगों के उपचार में अनेक औषध कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा मारने में प्रयुक्त होते हैं। जाग प्लेवन प्रक्रम में, जो कि आप मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चीड़ के तेल एवं जाग कारक का उपयोग करके एक निम्न श्रेणी के सल्फाइड एस को सिलिका जेल एवं अन्य मृदा पदार्थों से पृथक स्थानांतरित किया जा सकता है। आगे बोला गया है कि अधिशोषण सूचक कुछ अवक्षेपों की सतहें जैसे कि सिल्वर एलाइड, योसिन, फ्लोरोसिन आदि जैसे कुछ रंजकों को अवशोषित कर सकती हैं। इस प्रकार अंतिम बिंदु पर अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करती हैं। तो जो आपके लेबोरेटरी होते हैं, जो लैब के एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें ये काम आते हैं। वर्णलेखिकीय विश्लेषण अधिशोषण की परिघटना पर आधारित वर्णलेखिकीय विश्लेषण के विश्लेषक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक उपयोग हैं। क्रोमेटोग्राफी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। आगे बोला गया है कि देखिए, पोटेशियम क्लोराइड को तीव्र गर्म करने पर यह डाई ऑक्सीजन देते हुए धीरे धीरे विघटित हो जाता है। विघटन 653 से 873 केल्विन की ताप परास पर होता है। तो ट्वाइस ऑफ KClO3 ट्वाइस ऑफ KCl प्लस 3/2 ऑक्सीजन। तथापि जब उक्त अभिक्रिया में थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है तो विघटन उल्लेखनीय निम्न ताप परास अर्थात 473 केल्विन से 633 केल्विन पर हो जाता है एवं अभिक्रिया दर भी पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। मिलाए गए मैग्नीज डाइऑक्साइड का द्रव्यमान एवं संगठन परिवर्तित रहता है। इस प्रकार से बाहरी पदार्थों की उपस्थिति मात्र से कई रासायनिक अभिक्रियाओं की दरें परिवर्तित की जा सकती हैं। विभिन्न बाहरी पदार्थों के विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं पर प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन सर्वप्रथम 1835 में बर्जीलियस ने किया। इस प्रकार ऐसे पदार्थों के लिए उत्प्रेरक पद का सुझाव दिया गया था। अभी हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक। देखिए, उत्प्रेरक क्या है। जब आप क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, आपको ऑक्सीजन किस प्रकार से आपकी बनाई जाती है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे थे, KClO3 की रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, उसने ऐसे पदार्थों के लिए उत्प्रेरक पद का सुझाव दिया, तभी हम उत्प्रेरण पढ़ रहे हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन वो है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। आप खंड 4.5 में उत्प्रेरकों एवं इनकी कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्धक एवं विषकारक, अब हम पढ़ेंगे वर्धक क्या होता है, विषकारक क्या होते हैं। वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, जबकि विष उत्प्रेरक की सक्रियता घटा देते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया के आवर्त प्रक्रम के उत्पादन में मोलिब्डेनम लोहे के लिए वर्धक का कार्य करता है, जो कि उत्प्रेरक की सतह उत्प्रेरक की तरह प्रयुक्त होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के आपकी अमोनिया बनती है, जो कि आपके आवर्त प्रक्रम होता है, जिसमें आयरन क्या होता है, उत्प्रेरक। मोलिब्डेनम क्या होता है, आपके उत्प्रेरक वर्धक। आगे आपके समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण मुख्यतः दो समूह में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ से अक्सर आपके नीट में प्रश्न आया था, लास्ट ईयर ही आया था और जेईई मेन में भी आया था। समांगी उत्प्रेरण, देखिए, जब अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक समान प्रावस्था अर्थात द्रव या गैस में हो तो प्रक्रम समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जब दोनों ही क्या हो, समान प्रावस्था में हो। समांगी उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। सीसा कक्ष विधि, जिसको आप लेड चैम्बर प्रोसेस कहते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की उत्प्रेरक की सतह उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, NO क्या है आपके गैस, ये भी गैस। तो देखिए, तीनों के जो आपके अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक सभी की सभी क्या है, आपके समान है। प्रावस्था क्या है, आपके समान। अभिक्रिया तो आएगा ये आपके समांगी उत्प्रेरण। अभिक्रियक सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन एवं उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड सभी समान प्रावस्था में है। तो अभिक्रियक और आपके उत्पाद क्या, अभिक्रियक और आपके जो उत्प्रेरक क्या होनी चाहिए, समान प्रावस्था में। सेकेंड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा प्रदत्त H+ आयन से मेथिल एसीटेट का जल अपघटन उत्प्रेरित होता है। देखिए, आपके ये रहा आपके एसिटिक अम्ल, ये रहा आपके जल, ये के क्या है, दोनों लिक्विड हैं। और आपके जो HCl क्या है, ये भी आपके लिक्विड है। तो इससे क्या बनता है आपको, तो आप देख सकते हैं। तो अभिक्रियक एवं उत्प्रेरक दोनों ही समान प्रावस्था में है। तीसरा एग्जाम्पल है कि शर्करा का जल अपघटन सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा प्रदत्त H+ आयनों से उत्प्रेरित होता है। जब आप शर्करा का जल अपघटन कराएंगे
तो आपको मिलता है ग्लूकोज और साथ में मिलता है फ्रैक्टोज। तो ये क्या है आपके एक्वस और ये क्या है आपके एक्वस, तो दोनों ही क्या है समान प्रावस्था में है। जब आपके उत्प्रेरक एवं आपके अभिकारक दोनों समान प्रावस्था में हो तो आपके समांगी उत्प्रेरण होता है, और जब दोनों विषम प्रावस्था में हो तो आपके विषमांगी उत्प्रेरण होता है। उत्प्रेरक की प्रक्रम जिसमें अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। विषमांगी उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्लेटिनम की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है गैस, प्लेटिनम क्या है सॉलिड। तो देखिए दोनों विषम प्रावस्थाओं में, तो इससे क्या मिलता है आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अभिक्रियक गैसीय प्रावस्था में, जबकि उत्प्रेरण क्या है आपके ठोस अवस्था में। सेकंड बोला है कि आवर्त प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित लोहे की उपस्थिति में अमोनिया बनने में डाई नाइट्रोजन एवं डाई हाइड्रोजन के मध्य संयोजन। तो देखिए अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है आपके गैस, आयरन क्या है सॉलिड। तो डिफरेंट प्रावस्थाओं में तो ये क्या है आपके विषमांगी उत्प्रेरण। देखिए ऑस्टवॉल्ड प्रक्रम में प्लेटिनम गैस की उपस्थिति में अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण। अमोनिया और ऑक्सीजन गैस है आपके, प्लेटिनम सॉलिड है, तो ये क्या विषमांगी उत्प्रेरण। साथ में मिलता है आपको NO और साथ में मिलता है जल। सूक्ष्म विभाजित निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनन। वनस्पति तेल देखिए ये रहा सॉलिड। वनस्पति तेल क्या है आपके लिक्विड, हाइड्रोजन क्या है गैस, निकल क्या है सॉलिड। तो देखिए आपके अलग अलग है दोनों, तो क्या हो जाएगा विषमांगी उत्प्रेरण। अभिक्रियकों में से एक द्रव प्रावस्था में है जबकि दूसरा गैसीय प्रावस्था में, और उत्प्रेरक क्या है आपके ठोस प्रावस्था में। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत पढ़ेंगे। ये सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। प्राचीन सिद्धांत जो कि उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत कहलाता था के अनुसार गैसीय प्रावस्था या विलयन में अभिक्रियक ठोस उत्प्रेरण के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। पृष्ठ पर अभिक्रियकों की सांद्रता में वृद्धि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। अधिशोषण एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, अधिशोषण की ऊष्मा अभिक्रिया की दर बढ़ाने में प्रयुक्त हो जाती है। आगे है कि आपके उत्प्रेरण क्रिया को मध्यवर्ती यौगिक बनाने के पदों में वर्णित किया जा सकता है, जिसका सिद्धांत आप पूर्व में ही खंड 4.5.1 में पढ़ चुके हैं। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक निर्माण प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत का संयोजन है। उत्प्रेरण क्रिया उत्प्रेरक की सतह पर केंद्रित होती है। क्रिया विधि में 5 पद सम्मिलित होते हैं। आगे बोला गया कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियकों का क्या होता है पहले मिश्रण होता है। सेकंड क्या होता है उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियक अणुओं का क्या हो जाता है अधिशोषण हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है कि एक मध्यवर्ती निर्माण द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना। चौथा है कि उत्प्रेरक की सतह से अभिक्रियक उत्पादों का विशोषण होने के बाद सतह पर दोबारा अधिक अभिक्रिया के लिए उपलब्ध कराना। पांचवा अभिक्रियक उत्पादों का एक दूसरे की सतह से दूर विचरण। ये रही आपकी मुक्त संयोजकता। ये अभिकारी अणु ये क्या कर लेंगे, इससे रिएक्शन कर लेंगे। रिएक्शन करने के बाद में क्या करेंगे आपकी ये वापस अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद कुछ मध्यवर्ती बना लेंगे, मध्यवर्ती बनने के बाद ये अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार की प्रोसेस रहती है। पहले क्या थे ये खुले थे, खुले होने के बाद इन्होंने रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर उत्पाद बनाया, उत्पाद बनाने के बाद ये वापस से टूट गए और देखिए वापस से ऐसे हो गए। उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं, जैसा कि स्थूल के आंतरिक भाग में नहीं है। संयोजकताएं रासायनिक आकर्षण बलों के लिए स्थान उपलब्ध करवाती हैं। जब कोई गैस एक ऐसी सतह के संपर्क में आती है जो इसके अणु शिथिल रासायनिक संयोजन के कारण बन जाते हैं। यदि अलग प्रकार के अणु पास पास अधिशोषित हो जाएं तो एक दूसरे से अभिक्रिया कर सकते हैं, जिससे नए अणु बन जाते हैं। इस प्रकार बने अणु सतह को नए अभिक्रियक अणुओं के लिए छोड़ते हुए वाष्पीकृत हो जाते हैं। यह सिद्धांत समझाता है कि अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक का द्रव्यमान एवं रासायनिक संगठन क्यों अपरिवर्तित रहता है तथा ये कम मात्रा में भी कैसे प्रभावी होता है, तथापि यह उत्प्रेरक वर्धक एवं उत्प्रेरक विष की क्रिया को स्पष्ट नहीं करता। इसकी कमी क्या है और इसके फायदे क्या हम समझ चुके हैं। आगे बुलाएंगे आपको कि ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहला है सक्रियता। इसकी सक्रियता क्या होती है, बहुसीमा तक का उत्प्रेरक की सक्रियता और शोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। सक्रिय होने के लिए अभिक्रियक उत्प्रेरक पर पर्याप्त प्रबलता से अधिशोषित होने चाहिए, तथापि वे इतनी प्रबलता से अधिशोषित नहीं होने चाहिए कि वे गतिहीन हो जाएं एवं अन्य अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक की सतह पर कोई स्थान रिक्त न रहे। हाइड्रोजन अभिक्रियाओं के लिए पाया गया कि उत्प्रेरक की सक्रियता आवर्त सारणी में वर्ग 5 से 11 के तत्वों तक बढ़ती है, जिनमें वर्ग 7 से 9 के तत्व अधिकतम सक्रियता दर्शाते हैं। आप याद करेंगे इस चीज को। वर्णात्मकता या चयनात्मकता। देखिए चयनात्मकता क्या होती है, किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता उसकी किसी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रारंभ करके विभिन्न उत्प्रेरकों के प्रयोग से हम भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपके क्या रिएक्टेंट सेम है,
लेकिन आपके प्रोडक्ट क्या अलग अलग है, मेथेन एक बार, मेथेनॉल एक बार, आपके फॉर्मिक एसिड। कारण क्या है? क्योंकि आपके जो उत्प्रेरक हैं वो क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट हैं, इस वजह से। तो आगे बोला गया है कि अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्प्रेरक के कार्य की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है, अर्थात कोई ये पदार्थ एक विशेष अभिक्रिया के लिए ही उत्प्रेरक हो सकता है, सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं। इसका अर्थ यह है कि एक पदार्थ जो एक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है अन्य अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में असमर्थ हो सकता है, यानी कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। अगला टॉपिक है वो है कि जियोलाइटों का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण। ये वह उत्प्रेरक की अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना एवं अभिक्रिया के एवं उत्पाद अणुओं के आकार पर, साइज पर निर्भर करती है, आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। देखिए मधु छत्ते जैसी संरचना के कारण जियोलाइट अच्छे आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक हैं। ये सिलिकेट्स के त्रिविमीय नेटवर्क वाले सूक्ष्म रंध्रीय एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, जिनमें कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होकर AlOSi ढांचा बनाते हैं। जियोलाइटों में होने वाली अभिक्रियाएं अभिक्रियक तथा उत्पाद अणुओं के आकार एवं आकृति के साथ साथ जियोलाइटों के संरंध्रों एवं कोटरों कैविटीज पर निर्भर करती हैं। जियोलाइट प्रकृति में पाए जाते हैं तथा उत्प्रेरक वर्णनात्मकता के लिए संश्लेषित भी किए जाते हैं। जियोलाइट पेट्रो रसायन उद्योग में देखिए यहाँ से प्रश्न आया था जेईई मेन में एक बार। जियोलाइट पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बनों के बंधन में एवं समव्यवन में उत्प्रेरक के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। जेडएसएम पाइप पेट्रोलियम उद्योग में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण जियोलाइट उत्प्रेरक है। यहाँ से नीट में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक पेट्रोलियम उद्योग में प्रयुक्त होता है, तो आप इसको याद करेंगे। ये अल्कोहल का निर्जलीकरण करके हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण बनाता है और उन्हें सीधे ही गैसोलीन पेट्रोल में परिवर्तित कर देता है। अगला टॉपिक हमारा वो है एंजाइम उत्प्रेरण। देखिए एंजाइम जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक हैं जो जीवित पौधों एवं जंतुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। वास्तविक रूप से ये उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु हैं जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये बहुत अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं जो अनेक विशेष रूप से प्राकृतिक प्रक्रमों से संबंधित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। कौन सी होती हैं? प्राकृतिक रूप से संबंधित अभिक्रियाएं। जंतुओं एवं पौधों में जीवन प्रक्रम के अनुरक्षण के लिए होने वाली अनेक शारीरिक अभिक्रियाओं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। अतः एंजाइमों के लिए जैव रासायनिक उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग होता है एवं उत्प्रेरण की परिघटना जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है। कई एंजाइम जीवित कोशिकाओं से परिशुद्ध क्रिस्टलीय प्रावस्था में प्राप्त किए गए हैं, परंतु प्रयोगशाला में पहला एंजाइम सन 1969 में संश्लेषित किया गया था। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है आपकी इक्सु शर्करा या सुक्रोज का प्रतिलोमन। देखिए इन्वर्टेज या एंजाइम इक्सु शर्करा सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देती है। ये रहा आपके सुक्रोज, जिसका सूत्र होता है C12H22O11। इसको क्या करेंगे आप? इन्वर्टेज एंजाइम से क्या कर देंगे? इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर सकते हैं। सेकंड है ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन। तो जितनी भी यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं वो अक्सर आपके जो नीट का एग्जाम है, जेईई मेन का एग्जाम है और जेईई एडवांस्ड का एग्जाम है, उसमें मैथ्स डी कॉलमन वाले प्रश्नों में या अक्सर पूछी जाती रही हैं। तो इनकी सारी की सारी रिएक्शंस और इनके एंजाइम है वो याद करेंगे। तो ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। जाइमेज क्या करेगा? इसको आपके एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है? आपके परिवर्तित कर देता है। ये रहा एथिल अल्कोहल, ये रही आपके कार्बन डाइऑक्साइड। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन, डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ये रहा आपके स्टार्च, इसको उसने बदल दिया माल्टोज में। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, देखिए माल्टोज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। देखिए माल्टोज ये बन गया आपके ग्लूकोज, किसकी सहायता से? माल्टेज एंजाइम। यूरिया का अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन, यूरिएज एंजाइम इस अपघटन को उत्प्रेरित करता है। NH2CONH2 ये आपके यूरिया, ये बन गया अमोनिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा एंजाइम था? यूरिएज। तो एंजाइमों के नाम आप याद करेंगे। देखिए आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइडों में परिवर्तित करता है, जबकि आंत में अग्नाशय ट्रिप्सिन प्रोटीनों को जल अपघटन द्वारा एमिनो अम्लों में परिवर्तित करता है। यहाँ से प्रश्न आया था आपके जेईई मेन 2020 के अंदर। दुग्ध का दही में परिवर्तन, ये एक एंजाइमिक अभिक्रिया है जो कि दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस एंजाइम द्वारा होती है। तो ये जो सारणी है यहाँ से जो आपका नीट 2021 के अंदर प्रश्न आया था, आप याद करेंगे, सारणी को याद करेंगे। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जो भी एंजाइम है, कौन सा एंजाइम क्या करता है और क्या काम करता है, आप इस सारणी को याद करेंगे पूरी की पूरी।
सेकंड है कि एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण। एंजाइम उत्प्रेरण दक्षता एवं उच्च कोटि की विशिष्टता में अनुटाय एंजाइम उत्प्रेरण के द्वारा निम्न अभिलक्षण दर्शाए जाते हैं। सबसे पहला है सर्वोत्तम दक्षता। एंजाइम का एक अणु अभिक्रियक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। सेकंड है उच्च विशिष्ट प्रकृति। प्रत्येक एंजाइम की विशिष्टता किसी एक अभिक्रिया के लिए होती है, अर्थात एक उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर एंजाइम यूरिएज केवल यूरिया के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है, यह किसी अन्य एमाइड के जल अपघटन को उत्प्रेरित नहीं करता। तीसरा इष्टतम ताप यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, यह सर्वाधिक सक्रिय है। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित ताप पर, जिसे इष्टतम ताप कहते हैं, अधिकतम होती है। अनुकूलतम इष्टतम ताप किसी भी और एंजाइम की सक्रियता घट जाती है। एंजाइम सक्रियता का इष्टतम ताप ह्रास 298 में से 210 केल्विन है। मानव शरीर का ताप 310 केल्विन होने के कारण ये एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। इष्टतम पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित पीएच, जिसे आप इष्टतम पीएच कहते हैं, पर अधिकतम होती है। इसका मान 5 से 7 के मध्य होता है। तो इष्टतम पीएच और इष्टतम ताप आप याद कर लेंगे। पांचवा है कि सक्रियक एवं सह एंजाइमों की उपस्थिति में वर्धमान सक्रियता। एंजाइम की सक्रियता कुछ पदार्थों की उपस्थिति में, जिन्हें सह एंजाइम कहते हैं, बढ़ जाती है। ये देखा गया है कि जब थोड़ा सा प्रोटीन जैसे कि विटामिन एंजाइम के साथ उपस्थित होता है तो एंजाइम की उत्प्रेरकी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाती है। सक्रियता साधारणतया धात्विक आयन जैसे कि सोडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर आदि होती हैं। ये धात्विक आयन एंजाइम अणुओं से दुर्बल रूप से आवंधित होने पर उत्प्रेरक सक्रियता बढ़ा देते हैं। एमिलेज सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में अर्थात Na+ आयनों की उपस्थिति उत्प्रेरकीय रूप से बहुत अधिक सक्रिय होता है। छठा टॉपिक है वो है आपके संदमक एवं विष का प्रभाव। देखिए सामान्य उत्प्रेरकों के समान एंजाइम में भी कुछ पदार्थों की उपस्थिति में संदमित एवं विषाक्त हो जाते हैं। संदमक अथवा विष एंजाइम की सतह पर उपस्थित सक्रिय क्रियात्मक समूह से अन्योन्य क्रिया करके एंजाइमों की उत्प्रेरकी सक्रियता को प्रायः कम या पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। शरीर में कई औषधों का प्रयोग उनके एंजाइम को संदमित करने के गुण से संबंधित होता है। शरीर में कई औषधों की क्रिया एंजाइम संदमक से संबंधित होती है। ये रही आपके एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए ये आप इसको एक चाबी मान सकते हैं, इसको ताला मान सकते हैं। तो क्या करेगा, ये इसमें फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद में क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ परिवर्तन करेगा। परिवर्तन करने के बाद इसको दो अलग अलग प्रोडक्ट में तोड़ देगा। देखिए प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, और ये हमको वापस ऐसा की ऐसा मिल जाएगा जैसा कि आपके पास पहले था। इस प्रकार से आपका एंजाइम काम करता है। इसमें लिख रखा है कि इन कोटरों में एक ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं। तो आप याद करेंगे लॉक और की, ताला चाबी सिद्धांत, ये इस पर काम करते हैं। तो सक्रिय संकुल बनाने के लिए एंजाइम का सब्सट्रेट आबंध देने से होता है E+S, ES बना लेगा। उसके बाद ES टूट जाएगा E+P में। देखिए ये E और ये P और ये ES, ये E+S। तो आगे बोला गया है कि उद्योगों में उत्प्रेरण, तो इस सारणी से आपके अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो आप इसको याद करेंगे उद्योगों में कैसे काम आता है। उद्योगों में उत्प्रेरण की उपयोगिता का बोध कराने के लिए सारणी 5.3 में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी उत्प्रेरकों के प्रक्रम दिए गए हैं। तो दोस्तों आपके जो ये सारणी है कितनी इंपॉर्टेंट है मैं ये बता देता हूँ कि जो आपका JEE एडवांस्ड 2020 का एक प्रश्न था केमिस्ट्री में, मैच द कॉलमन, उसके अंदर इस सारणी को यूं क्यों उठा करके सवाल पूछे गए थे। तो आप याद करेंगे जो JEE एडवांस्ड भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, उसमें इससे प्रश्न पूछा गया था इस सारणी से यूं क्यों हुई। याद करेंगे इसको आप, तो आपके JEE मेन हो या नीट हो उसमें तो आ ही सकता है। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नया वाला आपका जो अध्याय है उसको। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा अगला टॉपिक है इस पार्ट का, उसका नाम है कोलाइड। तो आपको बोला गया कि चैप्टर 2 में हम सीख चुके हैं कि विलयन समांगी निकाय होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि रेत को जल में हिलाने पर यह निलंबन देती है, जो कि समय के साथ धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। निलंबन एवं विलयन की पराकाष्ठाओं के बीच हम निकायों की एक वृहद समूह पाते हैं, जिसे कोलाइड परिक्षेपण या सामान्यतः कोलाइड कहते हैं। कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में परिक्षिप्त प्रावस्था और एक दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित रहता है। इसे परिक्षेपित माध्यम कहते हैं। जिस एक को आप बोलते हैं डीपी डिस्पर्ज फेज और एक को बोलते हैं आप डीएम डिस्पर्ज मीडियम। डीपी और डीएम इंग्लिश में इनको बोला जाता है। विलयन एवं कोलाइड में अनिवार्य अंतर कण के माप में होता है। विलयन में अवयव कण आयन या छोटे अणु होते हैं, जबकि कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था एक वृहद अणु जैसे कि प्रोटीन या संश्लेषित बहुलक या कई परमाणुओं, आयनों या अणुओं का संकलन होता है।
कॉलाइड कण सामान्यतः अणुओं से बड़े परंतु निलंबन में रहने योग्य छोटे होते हैं। इनके व्यास की सीमा 1 और 100 नैनोमीटर 10⁻⁹ से 10⁻6 मीटर के बीच होती है। कम माप के कारण कॉलाइडी कणों का प्रति ग्राम पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन पर विचार कीजिए। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि इसे 10⁻12 बराबर घनों में बांटा जाए तो इन घनों का माप बड़े कॉलाइडी कण के माप के बराबर होगा तथा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 6 मीटर स्क्वायर होगा। इस विशाल पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण कॉलाइडों के कुछ विशेष गुण होते हैं जिनकी चर्चा हम इस चैप्टर में आगे करेंगे। तो देखिए, कॉलाइडों को निम्न मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति। तीसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का प्रकार। तो अब पढ़ेंगे हम परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, इस आधार पर परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस हैं। 8 प्रकार के कॉलाइड तंत्र संभव हैं। एक गैस का दूसरी गैस के साथ मिश्रण समांगी होता है, यानी कि गैस और गैस का तो क्या होता है, आपके मिश्रण होता है, वो कॉलाइड नहीं होता। अतः ये कॉलाइडी तंत्र नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के कॉलाइडों के उदाहरण इनके विशिष्ट नामों से सारणी 5.4 में दिए गए हैं। अनेक परिचित व्यावसायिक उत्पाद एवं प्राकृतिक वस्तुएं कॉलाइड हैं। उदाहरण के लिए फेंटी हुई क्रीम झाग है जिसमें गैस द्रव में परिक्षिप्त है। तो दोस्तों, कॉलाइड जो आपका चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अक्सर जो आपके एग्जाम्स उनमें यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हवाई जहाज़ों के आपातकालीन लैंडिंग के समय उपयोग किए जाने वाले अग्निशामक फॉर्म भी कॉलाइडी तंत्र होते हैं। अधिकांश जैविक तरल जलीय सॉल जल में परिक्षेपित ठोस होते हैं। एक प्रारूपी कोशिका में उपस्थित प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल कॉलाइड के आकार के कण होते हैं जो आयनों एवं लघु गणकों के जलीय विलयन में परिक्षेपित होते हैं। इस सारणी को आप याद करेंगे। यहाँ से देखिए, मैं आपको साल गिना सकता हूँ। जेईई मेन 2018, जेईई मेन 2019, जेईई मेन 2020, जेईई मेन 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ तक कि आपके नीट 18, 19, 20, 21 इनमें यहाँ से प्रश्न आए हैं इस सारणी से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद करेंगे। कॉलाइडी तंत्रों के प्रकार और उनके उदाहरण आप याद करेंगे। देखिए, 2020 का प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। जेईई मेन का आपसे पूछा गया था कि आपके जो धुआं होता है वो क्या होता है। आपके धुआं मतलब एरोसोल होता है या कुछ, मतलब उसमें जो सही आंसर आना था वो था आपके एरोसोल। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो आप जो सारणी है इसको आप याद करेंगे, प्रत्येक चीज याद करेंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, कॉलाइड का नाम क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है। सारणी 5.4 में दिए गए विभिन्न प्रकार के कॉलाइडों में से सबसे अधिक प्रचलित सॉल क्या होता है, द्रव के अंदर जब आप ठोस को घोल देंगे। और जेल क्या होता है, जब आप ठोस के अंदर द्रव को घोल देंगे। तथा इमल्सन क्या होता है, जिसको आप पायस बोलते हैं, द्रव में द्रव घोल देंगे। किंतु इस अध्याय में हम केवल सॉल एवं इमल्सनों के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे ये भी कहा जा सकता है कि यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो सॉल को जल विल यानी कि एक्वा सॉल या फिर हाइड्रोसॉल, एवं यदि परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल हो तो उसे एल्कोसॉल कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर कॉलाइडी सॉल को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि द्रवरागी विलायक को आकर्षित करने वाले एवं द्रवरागी विलायक को प्रतिकर्षित करने वाले। यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो जलरागी एवं जलविरागी नामों से प्रयोग किया जाता है। द्रवरागी कॉलाइड। द्रवरागी शब्द का अर्थ होता है द्रव को स्नेह करने वाला। गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबड़ आदि जैसे पदार्थों को उचित द्रव परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर सीधे ही प्राप्त होने वाले कॉलाइडी सॉल द्रवरागी कॉलाइड कहलाते हैं। सॉल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि यदि परिक्षेपण माध्यम को परिक्षिप्त प्रावस्था से अलग कर लिया जाए, मान लीजिए कि वाष्पीकरण द्वारा, तो सॉल को केवल परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सॉल उत्क्रमणीय सॉल भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त ये सॉल पर्याप्त स्थायी होते हैं एवं इन्हें आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता, जिसकी विवेचना आगे की जाएगी। सेकंड है द्रवरागी कॉलाइड। द्रवरागी शब्द का अर्थ है द्रव से घृणा करने वाला। धातु एवं उनके सल्फाइड आदि जैसे पदार्थ केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से कॉलाइडी सॉल नहीं बनाते। इनके कॉलाइडी सॉल को केवल विशेष विधियों, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। ऐसे सॉल द्रवरागी सॉल कहलाते हैं। ऐसे सॉल को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर गर्म करके या हिलाकर आसानी से विक्षेपित या स्कंदित किया जा सकता है।
इसलिए स्थायी नहीं होते। इसके अतिरिक्त एक बार अवक्षेपित होने के बाद ये केवल परिक्षेपण माध्यम के मिलाने मात्र से पुनः कोलाइड सॉल्व नहीं देते हैं, अतः इनको अनुत्क्रमणीय सॉल्व भी कहते हैं। द्रव्यरागी सॉल्व के परीक्षण के लिए स्थायी कारकों की आवश्यकता होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण यानी कि बहुआण्विक, बृहद आणविक तथा सहचारी कोलाइड। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर कोलाइडों को बहुआण्विक, बृहद आणविक तथा सहचारी कोलाइडों में वर्गीकृत किया जाता है। बहुआण्विक कोलाइड विलीन करने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु अणु एकत्रित होकर एक पुंज जैसी स्पीसीज बनाते हैं, जिनका आकार या साइज कोलाइडी सीमा की व्यास 1 नैनोमीटर में होता है। इस प्रकार प्राप्त स्पीसीज बहुआण्विक कोलाइड कहलाती है। उदाहरण के लिए एक गोल्ड सॉल्व में अनेक परमाणु युक्त भिन्न भिन्न आकारों के कण होते हैं। सल्फर सॉल्व में 1000 या उससे भी अधिक एसिड सल्फर अणु वाले कण उपस्थित रहते हैं। सेकंड है बृहद आणविक कोलाइड। बृहद आणविक यानी कि चैप्टर नंबर 15 में उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं जिनमें बृहद अणु का आकार कोलाइडी सीमा में होता है। ऐसे निकाय बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। ये कोलाइड बहुत स्थायी होते हैं और अनेक अर्थों में यथार्थ विलयनों के समान होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बृहद आणविक कोलाइडों के उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन और एंजाइम एवं मानव निर्मित बृहद अणु है जैसे कि पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, संश्लेषित रबड़ आदि। तीसरा है आपके सहचारी कोलाइड या मिसेल। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत गट्टे के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार पुंजित कण मिसेल कहलाते हैं। ये सहचारी कोलाइड भी कहलाते हैं। मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। एवं सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक होती है जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता CMC कहते हैं। तो क्राफ्ट ताप और CMC आप याद करेंगे। यहाँ से आपके नीट 2020 में प्रश्न आया था। तनु करने पर ये कोलाइड पुनः अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं। पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक जैसे साबुन एवं संश्लेषित परिमार्जक किसी वर्ग में आते हैं। साबुनों के लिए CMC का मान 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल प्रति लीटर होता है। इन कोलाइडों में द्रव्यरागी एवं द्रव्यरागी दोनों ही भाग होते हैं। मिसेल में 100 या उससे अधिक अणु हो सकते हैं। अगला है आपके कि मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। आइए हम साबुन के विलयन का उदाहरण लेते हैं। पानी में घुलनशील साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं जिन्हें RCOO- द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सोडियम स्टीरेट जो कि अनेक बट्टी वाले साबुनों का प्रमुख घटक है, जल में विलीन करने पर RCOO- एवं Na+ आयनों में विघटित हो जाता है, किंतु RCO- आयन के 2 भाग होते हैं। एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसे अध्रुवीय पुच्छ भी कहते हैं जो जल विरागी जल प्रतिकर्षी होती है, तथा ध्रुवीय समूह COO- जिसे ध्रुवीय आयनिक शीर्ष भी कहते हैं जो जलरागी जल कुचने करने वाला होता है। RCOO- आयन पृष्ठ पर इस प्रकार से उपस्थित रहते हैं कि उनका COO- समूह जल में तथा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R पृष्ठ से दूर रहती है, परंतु क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर ऋणायन विलयन के स्थूल में खिंच जाते हैं एवं गोलीय आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं कि उनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं गोले के केंद्र को इंगित होती हैं तथा COO- भाग गोले के पृष्ठ पर रहता है। इस प्रकार से बना पुंज आयनिक मिसेल कहलाता है। इन मिसेलों से इस प्रकार के 100 तक के आयन हो सकते हैं। तो ये रहा, देखिए ये आपके जलविरागी सिरा, ये जलरागी सिरा, और ये रहा आपके स्टीरेट आयन, और इस प्रकार से आपके मिसेल बना लेता है। कुछ इस प्रकार से देखिए ये आपके जल विरागी होता है, ये आपके जलरागी, और इससे क्या करता है ये रिएक्ट इस प्रकार से इस पर अटैक कर देता है। इसी प्रकार अपमार्जकों जैसे कि सोडियम लॉरेल सल्फेट जिसका सूत्र ये रहा में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सहित SO4- ध्रुवीय समूह या मिसेल बनाने की क्रियाविधि साबुनों के समान ही है। चाहे वो साबुन हो चाहे वो अपमार्जक हो, दोनों की मिसेल क्रियाविधि क्या होती है आपके सेम होती है। आगे बोला गया कि साबुनों की शोधन क्रिया, तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से गंदगी रहती है तो इसका क्या होता है, जो जल विरागी सिरा रहता है वो क्या करता है, जो गंदगी या तेल रहता है उससे क्या करता है, उस पर अटैक कर देता है और उसको अटैक करके बाहर भगा देता है। ये पहले बताया जा चुका है कि मिसेल में एक जल विरोधी हाइड्रोकार्बन का केंद्रीय क्रोड होता है। साबुन की क्रियाविधि इस अर्थ के कारण है कि साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों ओर इस प्रकार से मिसेल बनाते हैं जो कि स्टीरेट आयन का जल विरागी भाग बूंदों के अंदर होता है एवं जलरागी भाग चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकला रहता है। चूंकि ध्रुवीय समूह जल से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं तो स्टीरेट आयनों से घिरी हुई तिल की बूंदें जल में खिंच जाती हैं एवं गंदी सतह से हट जाती हैं।
इस प्रकार साबुन, तेलों तथा वसाओं का पायसीकरण एमल्सीकरण करके धुलाई में सहायता करता है। छोटी गोलियों के चारों ओर कारण आवश्यक आवरण उन्हें एक साथ के आकार पुंज बनाने से रोकता है। तो ये कपड़े पर ग्रीस है, उसके चारों ओर ये आपकी ये रहे आपकी स्टीरेटाइन, और उसके बाद ये क्या इस प्रकार से क्या करती है, मिसेल बना लेती हैं। अब कोलाइड को किस प्रकार से बनाया जाता है हम पढ़ेंगे। कोलाइड बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां निम्नलिखित हैं। देखिए रासायनिक विधियां, कोलाइड विलयन, द्विक अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन अथवा जल अपघटन जैसी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जिनमें अणु निर्मित होते हैं बनाए जा सकते हैं। ये अणु पुंजित होकर सॉल्ट का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर आपके जेईई मेन और नीट में प्रश्न आते रहे हैं, तो आप इनको याद करेंगे। देखिए आर्सेनिक द्विक अपघटन करेंगे तो आपको इस प्रकार से इसका सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का आपको सल्फर का सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए औरम क्लोराइड से यानी कि जो आपका सोने का सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये रहा। आयरन क्लोराइड से आपको आयरन हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आप एक बार याद कर लेंगे। दूसरी विधि है वो है वैद्युत अपघटन या विघटन या ब्रेडिंग आर्क विधि। इस प्रक्रम में परिक्षेपण एवं संघनन दोनों ही सम्मिलित हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इत्यादि धातुओं के कोलाइडीसॉल इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे धातु के इलेक्ट्रॉनों के बीच एक विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। इससे उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा धातु को वाष्पित कर देती है, जो फिर संघनित होकर कोलाइड आकार के कण बनाती है। तो ब्रीडिंग आर्क विधि में क्या किया जाता है, आपके आर्क उत्पन्न किया जाता है और आपके क्या मिल जाता है, आपको इस प्रकार से कोलाइड मिल जाता है। तीसरी विधि है वो पेप्टन या पेप्टीकरण। पेप्टन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलाइडीसॉल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम पेप्टन कहलाता है। इस प्रक्रम में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य पेप्टीकर्मक कहलाता है। अतः विधि सामान्यतः ताजे बने अवक्षेप को कोलाइडीसॉल में परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है। पेप्टन के दौरान अवक्षेप वैद्युत अपघट्य के किसी एक प्रकार के आयनों को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेता है, जिससे अवक्षेप पर ऋणात्मक अथवा धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो अंततः कोलाइडी आकार के छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे वो है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। तो कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, तो दोस्तों कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण देखिए पढ़ते हैं। कोलाइडी विलयन बनाते समय उनमें विद्युत अपघट्य के अतिरिक्त मात्रा एवं कुछ अन्य विलय अशुद्धियां होती हैं। विद्युत अपघट्य की आंशिक मात्रा में उपस्थिति कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन उनकी अधिक मात्रा कोलाइड को स्कंदित कर देती है। तो यह आवश्यक है कि विलय अशुद्धियों की सांद्रता को अपेक्षित सीमा तक कम कर दिया जाए। कैसे कम करेंगे, तो देखिए बोला गया है कि अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। तो पहला है आपके डाइलाइसिस, जिसको आप अपवन कहते हैं हिंदी में। कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से जल आता है, यहाँ से घर कैसे निकल जाता है, जिससे क्या होता है, कोलाइड आपका शुद्ध हो जाता है। आपको बोला है कि एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपवन करके कोलाइडी विलयन में से घुले हुए पदार्थों को निकालने का प्रक्रम है। चूंकि वास्तविक विलयन के कण आयन या छोटे अणु जानतब झिल्ली, ब्लेडर, पार्चमेंट पत्र या सेल्फोनेट सीट में से निकल सकते हैं, परंतु कोलाइडी कण नहीं आते। झिल्ली को अपवन में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त उपकरण अपवक कहलाता है। कोलाइडी विलयन से भरा एक उपयुक्त झिल्ली का बैग एक पात्र में लटकाया जाता है, जिसमें से होकर जल निरंतर बहता रहता है। अणु एवं आयन झिल्ली में से मिश्रित होकर बाहरी जल में आ जाते हैं एवं शुद्ध कोलाइड विलयन में शेष रह जाता है। तो ये रही इसकी पूरी की पूरी विधि कैसे काम करता है, अपवन देख सकते हैं आप। सेकेंड है वैद्युत अपवन। साधारणतः अपवन का प्रक्रम बहुत मंद होता है। यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में से विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो इस विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है, तब इस प्रक्रम को वैद्युत अपवन नाम दिया जाता है। तो कोलाइडी विलयन को एक उपयुक्त झिल्ली के बैग में रखा जा सकता है तथा शुद्ध जल को बाहर लिया जाता है। चित्र 5.10 में दर्शाए अनुसार कक्ष में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। कोलाइडी विलयन में उपस्थित आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉनों की ओर झिल्ली से बाहर गमन कर जाते हैं। सेम वही प्रोसेस थी, बस इसमें क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एक ये प्लस वाला ये माइनस वाला है, यहाँ पर मतलब एनोड और यहाँ पर कैथोड लगा दिया, जिससे क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, बस इलेक्ट्रिक लगा दी, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक अपवन हो गया, वैद्युत अपवन हो गया। तीसरा है अति सूक्ष्म निस्संदयन। अति सूक्ष्म निस्संदयन वह प्रक्रम है जिसमें विशेष रूप से निर्मित निस्संदयक या फिल्टर द्वारा, जो कि कोलाइडी कणों के अलावा अन्य सभी पदार्थों के लिए पारगम्यता होता है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलायकों एवं घुलनशील विलयों को पृथक किया जाता है। कोलाइडी कण सामान्यतः निस्संदयक पत्र में से गुजर सकते हैं क्योंकि इनके रंध्र बहुत बड़े होते हैं।
किंतु कोलाइडी कणों को निकालने से रोकने के लिए निस्संदेह को कोलोडियन में संसेचित करके इसके रंध्रों का आकार छोटा किया जा सकता है। सामान्यतः कोलोडियन एल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% विलयन होता है। एक अति सूक्ष्म निस्संदेहक पत्र को एक कोलोडियन विलयन में भिगोकर फॉर्मेल्डिहाइड में कठोर बनाकर एवं अंत में सुखाकर बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अति सूक्ष्म निस्संदेहक पत्र का प्रयोग कर कोलाइडी कणों को अनेक पदार्थों से पृथक किया जा सकता है। अति सूक्ष्म निस्संदेहक एक धीमा प्रक्रम है। प्रक्रम की गति बढ़ाने के लिए दाब या चूषण का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए निस्संदेहक पत्र पर शेष बचे कोलाइडी कणों को ताजे परिक्षेपण माध्यम विलायक के साथ हिलाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों के गुण। देखिए, कोलाइडी विलयनों द्वारा दर्शाए जाने वाले विभिन्न गुण नीचे वर्णित किए गए हैं। पहला है अणुसंख्यक गुण। कोलाइडी कण बड़े पुंज होने के कारण एक कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की तुलना में कणों की संख्या कम हो जाती है। अतः समान सांद्रताओं पर अणुसंख्यक गुणों पराचरण दाब, बाष्प दाब में अवनमन, द्रव गणांक में अवनमन एवं क्वथनांक में उन्नयन के मान उसी सांद्रता के वास्तविक विलयनों द्वारा दर्शाए गए मानों से कम कोटि के होते हैं। सेकंड है टिंडल प्रभाव। यदि अंधेरे में रखा एक समांगी विलयन प्रकाश की दिशा से देखा जाए तो ये स्वच्छ दिखाई देता है एवं यदि इसे प्रकाश किरण पुंज की दिशा के लंबवत दिशा से देखा जाए तो ये पूर्णतः दीप्त दिखाई देता है। कोलाइडी विलयन को भी इसी प्रकार से पारगमन प्रकाश द्वारा देखने पर पर्याप्त स्वच्छ या पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें प्रकाश के पथ की दिशा से समकोण दिशा में देखने पर वे मंद से प्रबल दूधियापन दर्शाते हैं, अर्थात प्रकाश किरण पुंज का पारगमन पथ नीले प्रकाश से प्रदीप्त हो जाता है। यह प्रभाव सर्वप्रथम फेराडे ने प्रेक्षित किया एवं बाद में टिंडल ने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अतः इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का चमकीला कोण टिंडल शंकु कहलाता है। टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण से होता है कि कोलाइडी कण प्रकाश को दिक् स्थान में सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रदीप्त करता है। तो दोस्तों, आपने अपने घर में रोशनदान या फिर जंगलों में अक्सर जो सूर्य का प्रकाश होगा उसको उसमें धूल के छोटे छोटे कणों के इस प्रकार से चमकते हुए देखा होगा। तो आपका जो ये प्रोसेस होता है इसको आप टिंडल प्रभाव कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप सुबह सुबह देखते हैं रोशनदान में अक्सर सूर्य का प्रकाश चमकता दिखाई देता है। आगे बोला है कि टिंडल प्रभाव सिनेमा हॉल में पिक्चर के प्रोजेक्शन के समय हॉल में उपस्थित धूल एवं धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव तभी देखा जा सकता है जब निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी हों। तो आप याद करेंगे, यहाँ से जेईई एडवांस में भी प्रश्न आ चुका है सेम यहाँ से। तो आप सोच सकते हैं नीट और जेईई मेन के लिए तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। परिक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक परिमाण में बहुत अंतर होना चाहिए। टिंडल प्रभाव का उपयोग कोलाइडी एवं वास्तविक विलयन में विविध करने में किया जाता है। जिगमोंड ली ने 1903 में एक उपकरण जिससे अति सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है को बनाने में टिंडल प्रभाव का उपयोग किया था। एक कांच के पात्र में उपस्थित कोलाइडी विलयन पर तीव्र प्रकाश किरण पुंज संकेंद्रित फोकस किया जाता है। फिर इस संकेंद्रित प्रकाश के किरण पुंज को लंबवत दिशा में अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। आगे बोला है कि आपको पृथक पृथक कोलाइडी कण अंधेरी पृष्ठभूमि में चमकदार तारों के समान प्रतीत होते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी वास्तविक कोलाइडी कणों को प्रदर्शित नहीं करता बल्कि उनके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का अवलोकन कराता है। अतः अति सूक्ष्मदर्शी कोलाइडी कणों के आकार एवं आकृति के बारे में कोई सूचना नहीं देता। दूसरा है रंग। तीसरा रंग। कोलाइडी विलयन का रंग परिक्षेपित कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। इसका अतिरिक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कणों के आकार एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। कोलाइडी विलयनों का रंग परीक्षक द्वारा प्रकाश को ग्रहण करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए दूध एवं पानी का मिश्रण परावर्तित प्रकाश में देखने पर नीला एवं संश्रित प्रकाश में देखने पर लाल दिखाई देता है। सूक्ष्मतम कणों वाले गोल्ड सॉल का रंग लाल होता है। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है ये बैंगनी, फिर नीला और अंत में स्वर्णिम हो जाता है। चौथा है आपके ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होती है? अनियमित गति जो ब्राउनी गति होती है। जब कोलाइडी विलयनों को शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है तो कोलाइडी कण पूरे परिक्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था में दिखाई देते हैं। ये गति सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेक्षित की थी, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ये गति कोलाइड की प्रकृति से स्वतंत्र होती है, परंतु कणों के आकार एवं विलयन की श्यानता विस्कोसिटी पर निर्भर करती है। जितना छोटा आकार होगा एवं श्यानता जितनी कम होगी गति उतनी तीव्र होगी।
ब्राउनी गति को परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइडी कणों से आसान टक्कर के द्वारा समझाया गया है। ब्राउनी गति विलोडन प्रभाव डालती है जो कणों को स्थिर नहीं होने देता तथा इस प्रकार कोलाइडी सोल के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। पांचवा है कोलाइडी कणों पर आवेश। तो देखिए कोलाइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश रहता है। बिलियन के सभी कोलाइडी कणों पर आवेश की प्रकृति समान होती है जो कि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। कुछ सामान्य सोल की सूची उनके कणों पर आवेश की प्रकृति के साथ नीचे दी गई है। तो दोस्तों जो सारणी है ये इंपॉर्टेंट सारणी है, यहाँ से भी अक्सर आपके प्रश्न आते रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, जेईई मेन में और नीट में यहाँ से अक्सर प्रश्न आते रहे हैं। तो आप इस सारणी को याद करेंगे। देखिए हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ से जेईई मेन 2020 का प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का आपके सोल होता है, धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक। और देखिए यहाँ पर जो आपके ऋणात्मक सोल हैं वो हैं धातु हैं जैसे कि सोल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सोल इत्यादि। और जो आपके धनात्मक सोल हैं आपके एक तो मेथिलीन ब्लू है, क्षारीय रंजक पदार्थ हैं, जलयोजित धात्विक ऑक्साइड है और साथ में देखिए आपके TiO2 सोल। आगे बोला गया है कि सोल कणों पर आवेश एक या अधिक कारणों से होता है। धातुओं के विद्युत परिक्षेपण के समय सोल के कणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन फ्रेगरेंट से विलयन के आयनों का अधिमान्य अधिशोषण एवं विद्युतीय दोहरी परत बनने के कारण। आगे बोला है कि आयनों का अधिमान्य अधिशोषण सर्वाधिक मान्य कारण है। सोल कण धनात्मक ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण द्वारा धनात्मक ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं। परीक्षेपण माध्यम में दो या अधिक आयन उपस्थित होने पर कोलाइडी कणों द्वारा उस आयन का अधिमान्य अधिशोषण होता है जो कोलाइड में भी उपस्थित होता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मिलाया जाता है तब अवक्षेपित सिल्वर आयोडाइड परीक्षेपण माध्यम से आयोडाइड आयनों को अधिशोषित करके ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन बना देता है। किंतु जब सिल्वर आयोडाइड विलयन को AgNO3 विलयन में मिलाया जाता है तो परीक्षेपण माध्यम से Ag+ आयनों के अधिशोषण के कारण धनावेशित सोल बनाता है। इंपॉर्टेंट, याद करेंगे इसे। आगे बोला है कि यदि गर्म जल के आधिक्य को आयरन क्लोराइड मिलाया जाए तो आयरन+3 आयनों के अधिशोषण से धन आवेशित जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का सोल बनता है। किंतु यदि फेरिक क्लोराइड को NaOH में मिलाया जाए तो OH- आयनों के अधिशोषण के साथ एक ऋणावेशित सोल प्राप्त होता है। ये धनावेशित और ये ऋणावेशित देख लेंगे आप। उपरोक्त अधिमान्य अधिशोषण द्वारा पृष्ठ पर धन या ऋणावेश ग्रहण कर लेने के पश्चात कोलाइडी कणों की सतह माध्यम से प्रति आयनों को आकर्षित करती है जिससे आयनों की दूसरी परत बनती है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। कोलाइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेशों की दो परतों का संयोजन हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय दोहरी परत कहलाता है। आधुनिक विचारों के अनुसार आयनों की प्रथम परत दृढ़तापूर्वक बंधी रहती है जिसे स्थिर परत कहते हैं, जबकि दूसरी परत गतिशील होती है जिसे विसरित परत कहते हैं। आवेशों का पृथक्करण विभव का आधार होता है, अतः स्थिर एवं विसरित भागों पर विपरीत चिन्ह के आवेशों के कारण दोनों परतों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विपरीत आवेशों वाली स्थिर एवं विसरित परतों के मध्य ये विभवांतर वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे इसको भी आप। कोलाइडी कण पर बराबर या एक जैसे आवेशों की उपस्थिति आपके कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है, क्योंकि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल उन्हें पास आकर सह मिलने या पुंजित होने से रोकता है। ये आपके वैद्युत कण संचलन की जो विधि आप आगे पढ़ेंगे। देखिए कोलाइडी कणों पर आवेश की उपस्थिति वैद्युत कण संचलन प्रयोग से संतुष्ट होती है। जब एक कोलाइडी विलयन में डूबे हुए दो प्लेटिनम इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत विभव लगाया जाता है तो कोलाइडी कण एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत विभव के प्रभाव में कोलाइडी कणों का संचलन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। धनात्मक आवेशित कण कैथोड की ओर जबकि ऋणात्मक आवेशित कण क्या करते हैं, एनोड की ओर गति करते हैं। आगे बोला है कि जब किसी उपयुक्त प्रकार से वैद्युत कण संचलन अर्थात कणों की गति रोकी जाती है तो ये देखा गया है कि परिक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करना प्रारंभ कर देता है एवं यह घटना वैद्युत परासरण कहलाती है। सातवां स्कंदन या अवक्षेपण। देखिए द्रव्यरागी सोल का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। यदि किसी प्रकार आवेश हटा दिया जाए तो ये कण एक दूसरे के समीप आकर पुंजित स्कंदित हो जाएंगे एवं गुरुत्व बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे। कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम सोल का स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। द्रव्यस्नेही सोल का स्कंदन निम्नलिखित विधियों द्वारा से किया जा सकता है। पहला है वैद्युत कण संचलन द्वारा। कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं एवं इलेक्ट्रोड पर आवेश विसर्जित करके अवक्षेपित हो जाते हैं। दूसरा है कि दो विपरीत आवेशित सोलों को मिश्रित करके क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। मिलाने से क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस को क्या कर देगा, संतुलित कर देगा।
और तीसरा है आपके क्वेतन द्वारा। जब एक सॉल को उबाला जाता है तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के द्वारा संघटक बढ़ने से अधिशोषित हो परत विक्षुब्ध हो जाती है। इससे कणों पर उपस्थित आवेश कम हो जाता है और अंततः इसके कारण वे अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। पांचवा है आपके वैद्युत अपघट्य मिलाकर। तो वैद्युत अपघट्य मिलाकर के भी क्या कर सकते हैं आप, कोलाइड का क्या कर सकते हैं, स्कंदन कर सकते हैं। जब एक वैद्युत अपघट्य प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। कारण क्या होता है, जो आपके विपरीत आवेशित आयन वाले क्या करते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया कर लेते हैं, जिससे उदासीनीकरण हो जाता है और कणों के उदासीनीकरण की वजह से क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। तो आर्डिसूल्जे ने यहाँ पर एक नियम दिया था, उसने ये कहा था कि एक ऋणायन धनात्मक आवेशित आयन सॉल का स्कंदन करता है और इसके विलोमतः भी होता है। ये देखा गया है कि साधारणतया ऊर्णीकर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी अधिक उसकी अवक्षेपण की क्षमता होती है। इसे उसने कहा था, इसे आर्डिसूल्जे नियम कहते हैं। ऋण सॉल के स्कंदन में ऊर्णन क्षमता का क्रम एल्यूमिनियम 3+, बेरियम +2 या सोडियम प्लस होता है। तो आर्डिसूल्जे का नियम है कि जिसके पास जितना अधिक आवेश होगा वो उतना ही अधिक क्या करेगा, स्कंदन करेगा विपरीत आयन वाले जो आपके आयन होंगे उनका। तो ये रहा इसका क्रम। आगे बोला है कि किसी विद्युत अपघट्य का मिलीमोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो किसी सॉल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो स्कंदन मान कहलाती है। जितनी कम मात्रा की आवश्यकता होगी उतनी अधिक उस आयन की स्कंदन शक्ति होगी। आगे बोला है आपको द्रवरागी सॉल का स्कंदन कैसे कर सकते हैं। तो भैया द्रवरागी सॉल के स्थायित्व के लिए 2 कारक उत्तरदायी होते हैं। 2 कारक हैं कोलाइडी कणों पर आवेश एवं उनका विलाय के वजन। जब ये दोनों कारक हटा दिए जाएं तो द्रवरागी सॉल को स्कंदित किया जा सकता है। तो पहला है वैद्युत अपघट्य मिलाकर, दूसरा है उपयुक्त विलायक मिलाकर किया जा सकता है। जब द्रवरागी सॉल में अल्कोहल एवं एसीटोन जैसे विलायक मिलाए जाते हैं तो परिक्षिप्त प्रावस्था का निर्जलीकरण हो जाता है एवं परिस्थिति में वैद्युत अपघट्य की कम मात्रा से भी स्कंदन हो सकता है। अब आगे बोला है कोलाइडों का रक्षण। तो कोलाइडों की रक्षा कैसे की जाती है। द्रवरागी सॉल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। इसका कारण यह है कि द्रवरागी कोलाइड व्यापक रूप से विलायक योजित होते हैं, अर्थात कोलाइडी कण जिस द्रव में परिक्षिप्त होते हैं उसे आच्छादित हो जाते हैं। द्रवरागी कोलाइडों में द्रवरागी कोलाइड के रक्षण का द्वितीय गुण होता है। जब द्रवरागी सॉल को द्रवरागी सॉल में मिलाया जाता है तो द्रवरागी कणों के चारों ओर एक परत बना लेते हैं। इस प्रकार से उनकी वैद्युत अपघट्य से रक्षा करते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त द्रवरागी कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो इमल्सन या फिर फायस। फायस क्या होता है, आपके लिक्विड का लिक्विड में मिला हुआ जो विलयन होता है वो कहलाता है, कोलाइड होता है, वो होता है आपके पायस। इसको किस प्रकार से बताया जाता है। तो देखिए, एक द्रव का दूसरे द्रव में परिक्षेपण प्राप्त है, ऐसे क्या बोलते हैं, इमल्सन कहते हैं। तेल का जल में परिक्षेपण यानी कि ऑयल इन वाटर। जल का तेल में यानी कि वाटर इन ऑयल। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए, प्रथम निकाय में जल परिक्षेपण माध्यम की तरह कार्य करता है। इस प्रकार के इमल्सन को उदाहरण है दूध एवं वेनिशिंग क्रीम। दूध में द्रव क्या होता है, वसा जल में परिक्षेपित होती है। दूसरे निकाय में तेल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। इसके उदाहरण है आपके मक्खन और क्रीम। आगे बोला है आपको कि तेल एवं जल के इमल्सन अस्थायी होते हैं और कभी कभी रख देने पर 2 परतों में अलग हो जाते हैं। इमल्सन के स्थायित्व के लिए सामान्यतः एक तीसरा घटक जिसे पायसीकर्मक कहते हैं मिलाया जाता है। तो पायसीकर्मक माध्यम एवं निलंबित कणों के मध्य एक अंतरापृष्ठीय फिल्म बनाता है, जिसे तेल जल या ऑयल इन वाटर इमल्सन के प्रमुख पायसीकर्मक प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन आदि हैं। जल और तेल यानी कि वाटर इन ऑयल के लिए वशीय अम्लों के भारी धातुओं के लवण, लंबी श्रृंखला के अल्कोहल, काजल आदि हैं। आगे बोला है कि इमल्सन को परिक्षेपण माध्यम की किसी भी मात्रा से तनु किया जा सकता है। दूसरी ओर जब परिक्षिप्त द्रव को मिश्रित किया जाता है तो एक पृथक परत बना लेता है। इमल्सन में बिंदु ड्रॉपलेट्स बहुत ऋणात्मक आवेशित होते हैं तथा वैद्युत अपघट्य के द्वारा अवक्षेपित किए जा सकते हैं। ये ब्राउनी गति तथा टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं। इमल्सनों को गर्म, ठंडा या अपकेंद्रण करके अवयवी द्रवों में तोड़ा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कोलाइडों के उपयोग। देखिए, दैनिक जीवन में हमारे संपर्क में आने वाले, देखिए ये आपके लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। दैनिक जीवन में हमारे संपर्क में आने वाले अधिकतर पदार्थ कोलाइड होते हैं। हमारा भोजन, पहनने वाले वस्त्र, हमारे इस्तेमाल में आने वाला लकड़ी का फर्नीचर, हमारा घर, पढ़ने वाले समाचार पत्र मुख्यतः कोलाइड से निर्मित होते हैं। कुछ रोचक एवं उल्लेखनीय कोलाइडों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। आकाश का नीला रंग। देखिए, हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं एवं हमें आकाश नीला दिखाई देता है। सेकंड है कोहरा, धुंध एवं बरसात। जब हवा की बहुत बड़ी मात्रा जिसमें धूल के कण होते हैं एवं अपने औसांक से नीचे ठंडी हो जाती है तो हवा की नमी इन कणों पर संघनित हो जाती है
और बिंदुक ड्रॉपलेट्स बना लेती है। ये बिंदुक कोलाइडी प्रकृति के होने के कारण हवा में धुंध या कोहरे के रूप में तैरते रहते हैं। बादल हवा में निलंबित जल के बिंदुकों से बने एरोसोल होते हैं। ऊपरी वायुमंडल में संघनन के कारण जल के कोलाइडी बिंदुक और बड़े होते जाते हैं जब तक कि वे बरसात के रूप में नीचे ना आ जाएं। कभी कभी दो विपरीत आवेशित बादलों के मिलने से भी बरसात होती है। आगे बोला है कि विद्युतीकृत धूल को फेंक कर या बादलों के विपरीत आवेश वाले शॉल को वायुयान की सहायता से स्प्रे करके कृत्रिम बरसात करवाना भी संभव है, जैसे कि इजराइल जैसे देश कराते हैं। खाद्य सामग्री देखिए, दूध, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, फलों का रस आदि ये सभी किसी न किसी प्रकार में से कोलाइड होते हैं। रुधिर एल्बुमिनाइड पदार्थ का कोलाइडी विलयन है। फिटकरी एवं फेरिक क्लोराइड के विलयन का रक्तस्राव को रोकने का कार्य रुधिर के स्कंदन से बनने वाले धक्के के कारण होता है, जो खून को बहने से रोकता है। आगे बोला है कि मृदाएं देखिए, उर्वरा मृदाएं कोलाइडी प्रकृति की होती हैं, जिनमें ह्यूमस रक्षक कोलाइड की तरह कार्य करता है। कोलाइडी प्रकृति के कारण मृदाएं नमी एवं पोषक पदार्थों को अधिशोषित करती हैं। छठा है डेल्टा वन नदी की नदी का जल मृदा का कोलाइडी विलयन बन जाता है। समुद्र के जल में बहुत सारे वैद्युत अपघट्य होते हैं। जब नदी का जल समुद्र के जल से मिलता है तो समुद्र के जल में उपस्थित वैद्युत अपघट्य मिट्टी के कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर देता है, जिससे ये जम जाती है तथा डेल्टा बन जाता है। तो डेल्टा कैसे बनता है हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कोलाइडों के अनुप्रयोग। तो कोलाइडों का अनुप्रयोग ये रहे आपके। कोलाइडों का अनुप्रयोग पहला है, कोलाइड उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहले धूम्र का विद्युतीय अवक्षेपण कुछ इस प्रकार से होता है। कॉन्ट्रेल धूम्र अवक्षेपक। धूम्र कार्बन, आर्सेनिक यौगिकों, धूल आदि ठोस कणों का वायु में कोलाइडी विलयन है। चिमनी के बाहर आने से पहले धुएं को इसके कणों के आवेश से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड के कक्ष में से गुजारा जाता है। कण इन प्लेटों के संपर्क में आने पर अपना आवेश खो देते हैं एवं अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार कण कक्ष के फर्श पर बैठ जाते हैं एवं अवक्षेपक को कंट्रोल अवक्षेपक कहा जाता है। सेकेंड है पेयजल का शुद्धिकरण। तो देखिए, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल में प्राय अशुद्धियां निलंबित होती हैं। ऐसे जल में से निलंबित अशुद्धियों को स्कंदित करने के लिए फिटकरी मिलाई जाती है, जिससे जल पीने योग्य बन जाता है। तीसरा है आपके औषध। देखिए, अधिकांश औषध कोलाइडी प्रकृति की होती है। उदाहरण के तौर पर आंख का लोशन ऑर्जिरोल एक सिल्वर सोल है। कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग कालाजार के इलाज में होता है। कोलाइडी गोल्ड का उपयोग अंत्यफिश इंजेक्शन में किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया जो कि एक एमल्सन है का उपयोग पेट की गड़बड़ी दूर करने में किया जाता है। कोलाइडी औषधि अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि बड़े पृष्ठ होने के कारण ये आसानी से स्वांगीकृत हो जाती है। चमड़े के शोधन में, चर्म शोधन में भी किया जाता है। पशुओं की खाल कोलाइडी प्रकृति की होती है। जब खाल पर धनात्मक आवेशित कण होते हैं तो इसे टैनिन में भिगोया जाता है, जिस पर ऋणात्मक आवेश वाले कोलाइडी कण होते हैं, जो पारस्परिक स्कंदन होता है। इससे चमड़ा कठोर हो जाता है। इस प्रक्रम को चर्म शोधन कहते हैं। टैनिन के स्थान पर क्रोमियम लवणों का भी उपयोग किया जाता है। पांचवा है साबुन एवं अपमार्जकों की शोधन क्रिया विधि। इसका वर्णन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फोटोग्राफी, प्लेट एवं फिल्में। जिलेटिन में प्रकाश संवेदी सिल्वर ब्रोमाइड के एमल्सन का ग्लास प्लेटों या सेलुलोइड फिल्मों पर लेपन कर फोटोग्राफी की फिल्में या प्लेट या फिल्में बनाई जाती हैं। रबड़ उद्योग में देखिए, लेटेक्स रबड़ के ऋणात्मक आवेशित कणों का कोलाइडी विलयन है। रबड़ को लेटेक्स के स्कंदन से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक उत्पाद पेंट, स्याही, संश्लेषित प्लास्टिक, रबड़, ग्रेफाइट, चिकनाई, स्नेहक आदि, सीमेंट आदि सभी कोलाइडी विलयन है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर था आपके सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और आगे आप किस चैप्टर के नोट्स पाना चाहते हैं। और इसी प्रकार के एक वीडियो के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझ के पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आप बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।